कैसे सब सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी है ना? चलो बढ़िया। हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का जो सिलेबस है, ठीक है, ऐसे सभी को पता है? पता है? थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है या रीट का जो सिलेबस है मैथ्स का, पता है ना? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कभी रीट या थर्ड ग्रेड एग्जाम दिया है? ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने कभी कोई ना तो थर्ड ग्रेड दिया अभी तक ना रीट दिया, फर्स्ट टाइम ही? अच्छा, चलो। तो जिन्होंने कभी रीट या थर्ड ग्रेड नहीं दिया तो वो भी सिर्फ एक बार ही दे और सिलेक्शन हो जाए, वापस देने की जरूरत नहीं पड़े। सही है ना? ठीक है, या फिर देते ही रहेंगे क्या? तो जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है थर्ड ग्रेड का या रीट का, एक बार रीट का तो देना ही पड़ेगा, तब थर्ड ग्रेड में जाएंगे और थर्ड ग्रेड देने के बाद सीधी नौकरी लग जाए और आप भी पढ़ाएं। ठीक है, तो यदि आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो एक बार ही तैयारी करने की आवश्यकता रहती है, बार बार तैयारी करने की जरूरत भी नहीं रहती है। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस भी थोड़ा बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, और रीट और थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो रीट में है, वापस थर्ड ग्रेड में नहीं है, और 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप रीट में नहीं पढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों सिलेबस एक साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको पता रहे। ठीक है भाई, मोस्टली जो भी स्टूडेंट यहां पर थर्ड ग्रेड में लिया एडमिशन, इसका मतलब वो कहते हैं कि भाई हम रीट तो पास कर लेंगे, इसी पर्पज से आए ना भाई। थर्ड ग्रेड में कुछ स्टूडेंट ने थर्ड ग्रेड के अंदर एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब है कि नहीं, रीट में एडमिशन लिया तो उनको लगा कि नहीं पहले मुझे रीट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं थर्ड ग्रेड की कोचिंग करूंगा। लेकिन मैथ्स की सिलेबस की बात करें ना तो मैथ्स का सिलेबस तो दोनों सेम ही है, और प्रश्नों का स्तर हार्ड भी पूछ सकता है, इजी भी पूछ सकता है। तो हमारा पास में जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है, वैसे सभी को सिलेबस पता है, बट मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं। इधर देखिए, आप लोग बाद में लिख देना। पहला जो टॉपिक दे रखा ना वो है संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं लिखा है संख्या पद्धति, उसमें ऐसे लिखा है परिमेय अपरिमेय संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का विस्तार, उनका दशमलव प्रसार, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड संख्याओं के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक की बात करें, दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है आपका बहुपद। कौन सा टॉपिक है? बहुपद, पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं आप। दूसरा टॉपिक है बहुपद, पोलिनोमियल। उसमें लिखा है बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध, ठीक है, बहुपद के गुणनखंड निकालना, ये सब उसमें दे रखा है। ठीक है, तो बहुपद वाला टॉपिक दे रखा है। उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है वो बहुपद के साथ में ही द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण बहुपद वाले यूनिट के अंदर ही लिखा हुआ है लास्ट में, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। उसके बाद में जो 4 नंबर टॉपिक है वो जो टॉपिक दे रखा है इसी के अंदर दो चरों वाला रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये टॉपिक दे रखा है। उसके बाद में 5 नंबर जो टॉपिक दे रखा है वो है आपका प्रतिशत, इसी के अंदर लाभ हानि, ठीक है, बट्टा, डिस्काउंट, इसी के अंदर अनुपात, इसी यूनिट के अंदर ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जनसंख्या वृद्धि वगैरह वो सब प्रतिशत में आ गया, जनसंख्या वृद्धि वगैरह लिखा है ना उसमें। ठीक है, ये सभी प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आप लोग, ठीक है, तो ये मेंसुरेट मतलब अर्थमेटिक वाले टॉपिक हो गए। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्री, ज्यामिति। उसमें दे रखा है रेखा, कोण वगैरह, ऐसे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है, सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ये सब उसमें दे रखा है, मतलब ज्योमेट्री है।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो दे रखा है शत्रमिति। ठीक है, कौन सा है? शत्रमिति। और फिर जो टॉपिक दे रखा है वो है आपका प्रायिकता, और एक टॉपिक और है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, ये टॉपिक अपने कोर्स में दे रखा है, यही दे रखा है। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक मैंने ना लिखा हो, सभी लिख दिए। परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, ये सब इसमें आ गया। संख्या पद्धति के साथ साथ में हम घातांक के नियम भी पढ़ेंगे एवं घातांक के नियम। ठीक है, या मैं इसको लास्ट में और लिख देता हूं अलग से, घातांक के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। वर्गमूल और घनमूल, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये सभी नंबर सिस्टम में ही है। वर्गमूल, वर्ग तथा घन, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, बहुपद आ गया, बहुपद के सब आ जाएंगे इसमें। बहुपद के शून्यांक निकालना, बहुपद के गुणनखंड निकालना, बीजीय समीकरण, बहुपद, ये सब। द्विघात समीकरण लिख दिया मैंने, दो अक्षरों वाला रैखिक समीकरण लिख दिया। प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, ये सब। रेखा, कोण, समतलीय आकृतियों की सर्वांग क्षमता वगैरह, ये सब पूरा ज्यामिति के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सब इसमें आ गया शत्रमिति के अंदर। ठीक है, ठोस आ गया। उसके बाद में स्टैटिक्स और ये ग्राफ, ये पूरा थर्ड ग्रेड का सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कितना है? थर्ड ग्रेड का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। पिछली बार 30 प्रश्न आए थे। ठीक है, 30 प्रश्न इस टॉपिक से, इन सभी टॉपिक से मिला के 30 क्वेश्चन। यानी कि अपने को थर्ड ग्रेड का टीचर बनने के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से बनेंगे, यदि आपको मैथ बढ़िया नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। ये मानते कि नहीं मानते? ठीक है भाई, बाकी बायोलॉजी और कौन सा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, उससे मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। और वो तीनों पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और इधर पूरा मैथ। ठीक है, मतलब उससे और इन दोनों का बराबर वेटेज है। तो आपका यदि मैथ बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है तो हम बन ही नहीं पाएंगे टीचर, तो इसलिए मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चला सकते हैं, जैसे थर्ड ग्रेड का है। ठीक है, थर्ड ग्रेड का लेवल 1 वाला जो टीचर है उसमें भी मैथ दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन आने हैं 5 छोड़ भी देगा तो भी बन जाएगा। बाकी सब्जेक्ट बढ़िया है, इसमें अपन छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, आप रीट पास कर लिया, लेकिन रीट पास करने के बाद ये नहीं आया तो भी काम खत्म। लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। पिछले जो पेपर था उसमें जो मैंने बैच पढ़ाया था, लास्ट ईयर जो थर्ड ग्रेड वाला बैच था, उसमें जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, लगभग इसको पढ़ाने में 100 घंटे का टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, कितने घंटे का? 100 घंटे का टाइम लगेगा। तो पिछली बार जो भी मैंने पढ़ाया था, तो उस इतना जितना पढ़ाया था उसमें जो 30 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाए थे उस पैटर्न के सेम थे। 25 क्वेश्चन तो 25 सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के गए ना, उसका काम बैठ जाएगा। अभी भी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा ना, राजस्थान के किसी भी कोचिंग के किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, उसके नोट से 25-20 क्वेश्चन आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे नोट से ही आए, भाई मैंने क्या, सब में से आते हैं। अनुपात के क्वेश्चन पूछ लिए, सिक्कों वाले पूछ लिए, सब पढ़ाते हैं, हर टीचर पढ़ाता है, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी टीचर होता ही नहीं कि बेस्ट नहीं पढ़ाता है, सब अपना बेस्ट टू बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने 30 प्रश्न हैं, ठीक है, सिर्फ क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो भी अपना बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, कि सर बस आप तो बाकी वाले, मैं फिजिक्स बढ़िया कर लूंगा, केमिस्ट्री बढ़िया कर लूंगा, बायोलॉजी मेरा बहुत बढ़िया है, आप तो बस मैथ में बता दो। ठीक है, मैथ में मेरे तो सब 30 छोड़ो, मेरे तो 20 सही करवा दो, बाकी मैं सिलेक्शन ले लूंगा। ऐसा कोई नहीं सोचता ही ना, कोई ना कोई तो। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, 20 प्रश्न सही हो जाते हैं थोड़ा सा पढ़ने से ही। ठीक है, तो ये जो आप लोग इतने सारे टॉपिक हैं, ये थर्ड ग्रेड के हैं। अब सर बात करें तो सर रीट के अंदर, फिर मेरे को रीट में यदि बात करें तो एक्स्ट्रा क्या है रीट के अंदर? एक्स्ट्रा रीट के अंदर जो दे रखा है ना, उसी के अंदर अपन बता देता हूं मैं। उसमें जो रीट के अंदर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रीट में है, ओनली रीट के अंदर। यदि आपको रीट तो दोगे तब यहां पहुंचोगे पहले, तो रीट के लिए एक्स्ट्रा क्या चीज है? एक तो भिन्न टॉपिक नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, जो रीट में ही दे रखा था भिन्न वाला टॉपिक। ठीक है, और इसके अंदर बाकी तो सभी है ही है, गुणनखंड वगैरह ये तो हम बहुपद के अंदर वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक है,
और इसमें जो दे रखा था भिन्न, और एक अपन लिख सकते हैं तो जो बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना, ये सिंपल सा है, मतलब नहीं भी पढ़े तो भी स्टूडेंट कर सकता है, जोड़ना घटाना, ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, ठीक है। और थर्ड ग्रेड रीट जिनका कह नहीं सर अपने को तो रीट का ही करना है, अपने को थर्ड ग्रेड से मतलब ही नहीं है, तो फिर रीट के लिए ये मत पढ़ना, ये थर्ड ग्रेड रीट के अंदर आता ही नहीं है, बेसिक आता है, अपने बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुपद नहीं है, बहुपद के सिर्फ उनके रीट में दे रखा है जोड़ना घटाना, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, बीजीय व्यंजकों का गुणा करना, नहीं पढ़ा है तो भी कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। द्विघात समीकरण कोर्स में नहीं है, और दो चलो बाकी पूरा सेम है, एज टीच बाकी पूरा सेम है। उनके भी प्रतिशत दे रखा, लाभ हानि दे रखा, अनुपात दे रखा, ब्याज दे रखा है, ज्यामिति देखी, क्षेत्रमिति दे रखी, प्रायिकता दे रखी, सांख्यिकी, घातांक के नियम, वर्ग, घन, सब कुछ दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ ये 4 टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये 4 टॉपिक यदि आप मतलब रीट के अंदर आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, तो ये सब चीजें कर लोगे, और उसके बाद में एक भिन्न वाला चैप्टर पढ़ लोगे, लास्ट में ये भी पढ़ा दूंगा, पढ़ना है ना, हाँ, तो लास्ट में अपन ये भी पढ़ लेंगे, भिन्न वाला जो चैप्टर है उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे, 5 घंटे मुझे और लगेंगे, ठीक है, ताकि आपको रीट वाला भी है उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो ये आपका सिलेबस से रिगार्डिंग, सिलेबस से रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना, सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं लिखा हो, इससे रिलेटेड कोई कुछ पूछना, ठीक है। आपको यहां से बुकलेट तो मिली होगी, मैथ की बुकलेट मिली है ना, ठीक है। तो उस बुकलेट के साथ साथ में इन सभी के टॉपिक के क्वेश्चन बना रखे हैं, मैंने ही बनाए पूरे के पूरे, ठीक है। उस पर आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन, जैसे संख्या पद्धति पढ़ोगे उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला टॉपिक यही दे रखा है, उसके बाद में बहुपद पढ़ोगे उसके द्विघात समीकरण के, ठीक है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, सबके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक दे रखे हैं। रही बात लास्ट में भिन्न के, जब भिन्न पढ़ाऊंगा तो इसके भी क्वेश्चन बैंक और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई पूछना, तो स्टार्ट करें अपन, बेसिक से स्टार्ट कर लेता हूं मैं सबसे पहले, संख्या पद्धति से ही, ठीक है। तो सभी हेडिंग लिखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हेडिंग लगाओ, बढ़िया। ये सिलेबस तो लिखने की जरूरत है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, सबके लिखा हुआ है, क्या लिखना है? ठीक है। तो ये जो सिलेबस है लगभग अपने को पढ़ने में 100 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में ये तो रहे, बीच में पूछते रहते सर कोर्स कब पूरा होगा, तो कोर्स 100 घंटे लगेंगे। अब 100 घंटे का मतलब आप चाहो तो मैं 10-10 घंटे लेके 10 दिन में पूरा करवा दूं। अरे मैं करवा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। आप कहोगे नहीं सर अपने को तो रोज के आधा घंटा पढ़ाओ, आराम से 200 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है, आधा घंटा रोज, सिर्फ आधा घंटे पढ़ाओ, बाकी हमें नहीं पढ़ाना है, तो आधे आधे घंटे की अपने 200 दिन क्लास लगाएंगे तो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसी चलेगी क्लास, ठीक है, तो आराम से कोर्स हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे कितने स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं वो हाथ खड़े करें, फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले कभी कोचिंग नहीं की, चलो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि वापस करने की जरूरत भी नहीं पड़े, ठीक है। सबकी 9 ग्रेड करेंगे सर, लेकिन रीट की नहीं करेंगे, थर्ड ग्रेड की नहीं करेंगे, आरएस की करेंगे, एसआई की करेंगे, कोई और एग्जाम की तैयारी करूंगा, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी वापस नहीं करूंगा। तो आप लोग जितना भी पढ़ाया जाता ना उसको अच्छे से साथ साथ पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब है मैथ के जो प्रश्न आएंगे ना वो हो जाएंगे। अब आपने मैथ के कर लिए, फिजिक्स के नहीं किए, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मतलब मैथ के आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसको बार बार रिवीजन की आवश्यकता है, और कुछ नहीं है। देखो बहुत जनों स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि सर मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड है, ऐसा लगता है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी वाले भी होंगे। बायोलॉजी वाले कौन कौन है? ये देखो इतने सारे बायोलॉजी वाले, क्योंकि मैं जब पहले पढ़ा था थर्ड ग्रेड वाले में, बीच में कहते सर मैं बायोलॉजी वाला हूँ, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का, सर भूल गए आप मैं बायोलॉजी वाला हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजी वाला हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, मुझे मैथ्स वालों से ज़्यादा बायोलॉजी से स्नेह है, ठीक है, क्योंकि उनका मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो चिंता मत करना, बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं मैथ का हूँ, मैथ वालों को भी कुछ नहीं आता, मैं बताऊंगा, मैं उनको प्रश्न पूछूंगा ना नहीं कर पाएंगे, देखना, ठीक है।
और इसलिए दिमाग में रखना ही मत ही मैथ वाले कि अपने को तो मैथ आती है, ठीक है, मैथ तो मैं कर ही लूंगा, ये गलत फहमी है, ठीक है। ये दिमाग में यदि वो बैठा के लेकर रखा है तो सीख ही नहीं पाएगा, बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। और एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, ऐसे मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आप तो बस पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। जिसको भी डाउट हो आराम से पूछ लेना कि सर नहीं समझ में आया, वापस बताओ, ये स्टेप समझ में नहीं आया। ऐसे नहीं कि पूरा बताए कुछ भी समझ में नहीं आया सर, अरे क्या नहीं समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया सर। भाई कौन सी चीज नहीं आई, कोई गुणा समझ में नहीं आया, भाग नहीं आया, नहीं सर अपने तो कुछ भी समझ में नहीं आए, मैं तो बायोलॉजी का हूं। तो ऐसे करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ये मैथ का अपना सिलेबस है। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम किशोर राजपुरोहित है और मैं पिछले 7.5 साल से उत्कर्ष के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले बैच में पढ़ाया, ठीक है, थर्ड ग्रेड रीट, इससे पहले मतलब 2018 वाली वैकेंसी से 2018 की, 20 की, 21 की, 22 की जो भी वैकेंसी थी उस सब में मैथ्स में जो रीट का है, ठीक है, थर्ड ग्रेड का है, जितने भी है उसमें बैचेज के अंदर पढ़ाया था। तो अपन पूरा पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 100 घंटे ही लगाने हैं, ठीक है। 105 हो गए तो 105 हो गए तो होने दो ना, क्या दिक्कत है। 110 होगा तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 90 में ऐसा होगा नहीं कि 90 में खत्म कर दूंगा, 90 में नहीं होगा, जा लगे ना, टाइम जो लगना है वो तो लगना ही है, ठीक है। तो लिखिएगा, पहला सबने हेडिंग लिखी संख्या पद्धति। चलो इधर देखिएगा, संख्या पद्धति के अंदर संख्या पद्धति, रीट वाले भी संख्या पद्धति लिखेंगे। मैंने रीट वाले बैच में मेरी क्लास शुरू हो गई थी, मैंने, ठीक है, उनको साथ ही बैठा दिया है, ठीक है। उनको ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। और थर्ड ग्रेड वालों को जो रीट वाले नहीं थे ना, वो भी पढ़ा दूंगा, सही है ना, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले संख्या पद्धति जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम, इसमें पिछली बार थर्ड ग्रेड के अंदर सबसे पहले जो मैंने ये डायग्राम बनाया वहीं से प्रश्न आया, ठीक है। बीच बीच में सब प्रश्न लिखवाता रहूंगा, कैसे इधर देखना। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, पहले समझना कि मैंने संख्या पद्धति को कैसे बांटा है। मैंने संख्या पद्धति को, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग लगा के छोड़ दो। जितनी भी संख्या है ना मैथ के अंदर, जितनी भी संख्या है मैथ के अंदर, जितनी भी संख्या है वो दो ही प्रकार की है, या तो वास्तविक या फिर काल्पनिक, ठीक है। दो ही प्रकार की है, एक तो है वास्तविक, ठीक है, और एक है काल्पनिक। अभी आपको नहीं लिखना है, इससे पहले मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। जितनी भी मैथ के अंदर संख्या है वो दो ही प्रकार की है, वास्तविक और काल्पनिक। पिछली बार थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया, 4 संख्या दे दी, पूछा निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। अब जिसको मैंने क्लास में लिए लिखवाया तब बताया कि भाई काल्पनिक क्या होता है, उसको याद रहा तो करके आ गया, इतना आसान क्वेश्चन आया, ठीक है। पूरी मैथ के अंदर दो ही प्रकार की संख्या है, वास्तविक और काल्पनिक। अभी हमारे कोर्स में काल्पनिक संख्या है ही नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा था काल्पनिक क्या है, वो हमने बता दिया था। अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा। अभी मैं काल्पनिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वास्तविक में, अपने टॉपिक लिखा है वास्तविक संख्याएं और उनके घातांक के नियम। तो सर वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको मैंने क्या किया, 2 भागों में बांटा। इन वास्तविक को मैंने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम लिखा मैंने पूर्णांक और एक का नाम लिख दिया मैंने दशमलव, ठीक है। एक का नाम क्या लिख दिया मैंने, दशमलव, इधर लिख देता हूं। भाई पूरी के पूरे जो नंबर है ना, नंबर के 2 पार्ट कर दिए, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक, रियल और इमेजिनरी। अब ये जो रियल है ना, इसके 2 पार्ट किए, एक लिखा पूर्णांक और एक लिखा दशमलव, इंटीजर और डेसिमल। अब ये जो पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है, पूरा पूरा जो नंबर है, इसको मैंने 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा इसको मैंने, 8 भागों में इसको बांट दिया। पहला भाग इधर देखना, प्राकृत, पहला क्या लिखा, प्राकृत। दूसरा पूर्ण, तीसरा सम, चौथा विषम, पांचवा अभाज्य, 6 संयुक्त, जिसे आप भाज्य भी बोलते हैं, संयुक्त। उसके बाद सह अभाज्य, को प्राइम, सह अभाज्य, और लास्ट में संपूर्ण, ठीक है। ये मैंने पूर्णांक जो है उसके 8 भाग कर लिए। पहला लिखा इंटीजर के 8 भाग, पहला प्राकृत नेचुरल नंबर,
दूसरा पूर्ण संख्या होल नंबर, तीसरा सम संख्या इवन नंबर, चौथा विषम संख्या ऑड नंबर, फिर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, फिर संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर, फिर सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और लास्ट में संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। अब ये जो दशमलव नंबर है ना, इसके फिर से मैंने भाग कर लिए, इसके दो भाग किए। एक नाम दिया मैंने शांत दशमलव। क्या नाम दिया? शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल। और दूसरे का नाम दिया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, दो भाग कर लिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक तो हो गया दशमलव के दो भाग, शांत मतलब दशमलव के बाद भाग खत्म हो जाएगा, उसको बोल दिया शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल। और दूसरा हो गया अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब ये जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल है ना, इसको फिर से दो भागों में बांटा, इसको फिर से दो भागों में बांटा। अब ये जो दो भागों में बांटा, उसका नाम दिया मैंने अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। और दूसरा नाम दे दिया मैंने अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। ये पूरा संख्याओं का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पूरा का पूरा जितनी भी संख्या है ना, ये अपने कोर्स में लिखा है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, उनका दशमलव, ये सब परिमेय अपरिमेय संख्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबने हेडिंग लिखा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम लिखेंगे उससे पहले थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब पहाड़े, ये आते कि नहीं आते? आते हैं, अपने कोर्स में भी है स्क्वायर। तो पहले तो आप स्क्वायर लिखो, एक से, बाद में लिखेंगे ये, अभी तो सिर्फ मैं कह रहा हूं वैसे लिखते जाओ आप। एक से लेके 31 तक स्क्वायर कौन कौन से होंगे बताओ? एक से 31 तक स्क्वायर लिखना है। बताइए सबसे पहले, एक का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी को उससे गुणा, जैसे दो का स्क्वायर 4, 31 तक स्क्वायर लिख दो। आप सभी लिख दीजिए। ठीक है, जिनको याद है वो लिख दें, जिनको नहीं याद है गुणा कर करके लिखें, आगे भी ये काम आएगा। थर्टी वन तक स्क्वायर लिखना है, नहीं याद है गुणा कर करके लिखें। किस किस को याद है 31 तक? लिख दिए?
चलिए इधर देखो, किस किस ने लिख दिए पहले तो ये बताओ, बाकी वालों ने लिखे नहीं अभी तक। लिखो जल्दी से, गुणा करके खुद लिखेंगे और याद भी होने चाहिए। कल मैं आप सबको पूछूंगा 31 तक स्क्वायर, याद करके आना है। याद है? बताओ किसको याद है? किस किस को याद है कि सर पूछ सकते हो 31 तक? अरे रीट वाला, तुम्हें तो 3 दिन पहले लिखवाए थे, अभी भी याद नहीं है? कहाँ याद है बताओ फिर? 27 का, 31 का, लिख दिए? यही है? किस किस ने लिख दिए हैं? चलिए, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख दीजिए, जिन्होंने लिख दिए हैं तो चेक कर लेना कोई गुणा गलत ना कर रखा हो। लिख दिया? अरे हाँ ना बता दिया करो। आगे बढ़ें? चलो तो फिर अब क्यूब लिख लेते हैं। ये तो स्क्वायर अपने कोर्स में भी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, रीट में भी है, थर्ड ग्रेड में भी, दोनों में है। ठीक है, तो ये तो याद होने ही चाहिए, आगे भी काम आएंगे, इसलिए पहले लिखवा देता हूं। अभी तो घन वर्ग वाला टॉपिक पढ़ूंगा ना, उससे पहले भी काम आएंगे, इसलिए मैंने कहा पहले लिखवा देता हूं। और सभी को याद होने चाहिए, कल की क्लास में 31 तक स्क्वायर रटे हुए होने चाहिए, कल मैं पूछूंगा। करके आओगे याद? चलो ठीक है। नेक्स्ट भाई, जो काम मैं दे रहा हूं याद करने के लिए, जो भी क्वेश्चन देता हूं वो करके आओगे तब तो बेनिफिट है, नहीं तो देखो कोर्स पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1 से लेके 21 तक क्यूब, 1 से 21 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। बताओ, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का 8, स्क्वायर था ना, स्क्वायर को और 2 से गुणा कर लो। 3 का स्क्वायर कितना था? 9, 9 को और 3 से गुणा कर लो, 27। लिखो 21 तक। क्यूब आपको 21 तक याद होने चाहिए, 31 तक स्क्वायर, 21 तक क्यूब।
किस किस को याद है क्यूब? बाकी वालों को नहीं याद है? देखो रीट वालों को याद है, तुम्हें थर्ड ग्रेड वालों को याद नहीं है। क्यों याद है रीट वालों को? क्योंकि 2 दिन पहले इनको याद करवा दिए, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थर्ड ग्रेड के अंदर एडमिशन ले लिया इसका मतलब होशियार है वो। ऐसे तुम जाके आईएएस में एडमिशन ले लोगे, फिर इसका मतलब ये थोड़ी है बहुत टैलेंटेड है वास्तव में सर आईएएस का एडमिशन। एडमिशन तो कहीं भी ले सकते हो, कोई मना करता क्या? तो इसलिए कोई भी कमजोर होशियार ऐसा कुछ नहीं है। जिसने पढ़ रखा उसके लिए ये चीजें आसान है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए डिफिकल्ट है। 5 तक क्यूब याद है ना सबको? 5 से 5 तक सबको याद है ना? 10 तक किसको याद है? देखो बहुत जनों को 10 तक भी याद है। 15 तक? अब 15 तक याद नहीं है, कुछ जनों को याद है। 20 तक? कि सर 15 तक ही याद नहीं, आप 20 का पूछ रहे हो, थोड़ा तो आप भी दिमाग लगाओ। जब हमें बड़ी मुश्किल से 10 तक याद हुए हैं। गुणा कर करके लिखे बैठे नहीं रहे हैं, खुद लिखोगे याद रहेगा। बाकी किताबों में लिखा है, सब जगह मिल जाएंगे, मैं भी लिखवा दूंगा अभी, आप भी लिख दोगे रख दोगे, बेनिफिट नहीं है, याद करने पड़ेंगे। अपने तो कोर्स में है भाई, जिसके कोर्स में नहीं होते हैं वो उनको भी मैं तो याद करवाता हूं। आपके तो कोर्स में है, रीट हो या थर्ड ग्रेड दोनों में। किस किसने लिख दिए हैं? लिख किसने दिए हैं? लिख दिए? याद कर लो तो अब। चलिए देखो इधर लिख दिया आप सबने या लिख रहे हो? प्रतिशत बढ़ाऊंगा वहां काम आएंगे, अनुपात पढ़ेंगे वहां काम आएंगे। ठीक है, जब हम लोग सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वहां भी काम आएंगे, सब जगह काम आते हैं। जब क्षेत्रमिति पढ़ोगे वहां काम आएंगे। लिखेगा किसी घन का आयतन 2744 है, तो बताओ उस घन की भुजा कितनी है? 14। जो क्यूब होता है ना, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। तो क्यूब ये दे रखा, भुजा कितनी है? 14। तो डायरेक्ट याद होगा, वरना पेपर में इसको नहीं याद होगा, कैलकुलेशन करेगा, समय खराब करेगा। ठीक है, तो वही समय आप बचा सकते हो ना, तो ये याद होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं हर चैप्टर में अपने पूरे टॉपिक में कई जगह काम आएंगे, इसलिए मैं पहले लिखवा रहा हूं
वरना मैं जब क्यूब स्क्वायर पढ़ा था वहां तो लिखूंगा, फिर से देखना है, लेकिन मैंने कहा अभी बीच में टॉपिक पढ़ेंगे वहां काम आएंगे, इससे अच्छा अभी हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, वहां मैं कहूंगा कि भाई अभाज्य संख्या पता करने के लिए आपको स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए, तो वहां पर स्क्वायर नॉलेज होगा तो आप कर पाओगे। तो 15 का कितना था, 33, 75, लिख दीजिए इसे। ये भी याद कर लोगे, कल याद करके आ जाओगे क्या, स्क्वायर याद करके आओगे, दोनों याद कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, ये तो कल पता चल जाएगा कितने याद करके आते हो तुम। रीट वालों को 3 दिन से तो कह रहा हूं, अभी तक तो याद किए नहीं है, ठीक है, लिख तो दिया सबने, ठीक है। सर तीसरी की क्या बात ध्यान रखनी है, पहाड़े 1 से लेके 20 तक, पहाड़े किस किस को याद है टेबल, पहाड़े किस किस को याद है, 20 तक याद है, बताओ 17 इंटू 7, बढ़िया, 19 इंटू 7, 19 इंटू, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ऐसे याद होने चाहिए। और किसको याद है मैं पूछूं, कितना होता है याद है, नहीं याद है, तो सभी को कितने याद होने चाहिए, 20 तक। अभी जो कैलकुलेशन जिसकी, फिर स्टूडेंट कहता है ना कि सर कैलकुलेशन नहीं होती है, रुक जाते हैं, तो कैलकुलेशन नहीं होने का कारण क्या होगा, स्क्वायर क्यूब पहाड़े नहीं होगा, तो पहाड़े याद होने चाहिए। मैं ज़्यादा कह ही नहीं रहा हूँ, 20 तक ही कह रहा हूँ, आगे कहीं काम ही नहीं आते इतने ज़्यादा, तो क्यों याद करा, ठीक है, जिंदगी में सिर्फ पहाड़े याद करने के लिए थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है याद करने के लिए, ठीक है, तो कम से कम 20 तक तो याद करें जिससे अपना काम चल जाए, ठीक है। 20 तक पहाड़े लिखवाऊं, लिख दोगे ना, 11 से लेके 20 तक लिखो, अभी 10 तक तो सबको आते हैं, 11 का पहाड़ा लिख दो, कैसे लिखते ये तो पता ही है, 11 11 जोड़ते जाना। क्या सर हम तो मास्टर बनने आए हो, आप हमें पहाड़े लिखवा रहे हो, हम 3rd ग्रेड मास्टर हैं। ग्यारह से लिखना है, ऐसे नहीं 10 से लिख रहे हैं बेटे, तो सर 10 का आता है, 20 का आता है, बीच वाले नहीं आते हैं, 15 का भी आता है, बहुत बहुत बधाई हो आपको तो।
लिख दिया सबने? किस किसने लिख दिए हैं? जिन्होंने लिख दिया उनको याद है? ऑनलाइन स्टूडेंट भी जो भी क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करें, जो भी लिखने को कहे तो लिखना, आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना, लेकिन जो क्वेश्चंस करवा दिया है सेम वापस पूछ रहे हो या बिना फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके जवाब नहीं मिलेंगे। बाकी सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, और ये यूट्यूब की क्लास तो है नहीं कि मैं सबके नाम लूँ। चलिए इधर देखो, आप लोग लिख देना, लिख दोगे ना? बाकी वाले जिन्होंने नहीं लिखे हैं पहाड़े घर पे लिख देना। देखो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें याद करने से ही होगा, ठीक है? बार बार पढ़ने से ही याद होगा और कोई तरीका नहीं है। जिसको यदि किसी को याद है ना तो उन्होंने प्रैक्टिस करके इसलिए उसको याद है। क्यूब है, पहाड़े हैं, ये सब, हाँ स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, इनकी ट्रिक होती है, लेकिन स्क्वायर की ट्रिक नहीं है, ठीक है? आपको याद करने पड़ेंगे, ट्रिक लगाओगे इससे अच्छा तो याद ही कर लेंगे। कम से कम ये जो 3 चीजें, क्यूब 1 से 21, ठीक है, पहाड़े 1 से 20 और स्क्वायर 1 से 31 तक, ये हमें सबको याद होने चाहिए। कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट में अब वापस यहां आ जाइए, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। लिखो ये संख्या पद्धति, हेडिंग लिखाई है, सीधा लिखे संख्याएं। संख्याएं इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है? इंग्लिश मीडियम वाले, चलो संख्या लिख दीजिए, मैं सबको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। संख्याएं होती है नंबर्स, ठीक है? संख्याएं नंबर्स। नंबर्स के 2 पार्ट करो, एक तरफ लिखो रियल और एक तरफ लिखो इमेजिनरी। एक तरफ रियल और एक तरफ इमेजिनरी। अब ये जो रियल लिखा है ना, उसकी तरफ 2 पार्ट कर लो, एक तरफ लिखो इंटीजर और एक तरफ लिखो डेसिमल। एक तरफ लिखो रियल और दूसरी तरफ डेसिमल। अब ये जो रियल लिखा है ना, सॉरी, एक तरफ इंटीजर और एक तरफ डेसिमल, इधर अब लिखो ये जो प्राकृत संख्या है, इसके 8 भाग लिखे ना मैंने पूर्णांक के। पहला लिखो प्राकृत, जिसे आप बोलते हैं नेचुरल। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, संयुक्त संख्याएं कंपोजिट नंबर। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम, संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट। लिख दिया? दशमलव के 2 पार्ट कर लीजिए, डेसिमल के। डेसिमल के 2 पार्ट करो, एक तरफ लिखो टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल,
और दूसरी तरफ लिखो नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल और नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ये जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल है ना, उसके दो पार्ट करो। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। और एक तरफ लिख दीजिए नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बना दिया ये सब ने? हटा दें इसे? कोई लिख रहे हैं क्या? कौन कौन लिख रहे हैं? अब ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अपने कोर्स में लिखा है परिमेय अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, ये सब इस पे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिख दिया सबने? कुछ जने अभी भी लिख रहे हैं, नहीं लिखा अभी तक? चलिए इधर देखो। अब सबसे पहले ये संख्याओं के बारे में अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले ही मैं लिखता हूं काल्पनिक संख्या, ठीक है, सबसे पहला ही लिखेंगे, लिखो काल्पनिक संख्या। आप लिखें काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्या होती है काल्पनिक संख्याएं? देखो, काल्पनिक संख्या का मतलब होता है, लिखें आप लोग, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। लिखें ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। लिख दिया सबने? देखो, जब मैं लिख रहा हूं उस समय साथ साथ लिखे हैं, जब मैं कहूं नहीं लिखना तो नहीं लिखना है, ठीक है, तो साथ साथ लिखिए। जैसे अभी कहा ऋणात्मक, तो अब मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अपन लिखने में टाइम खराब नहीं करें, ताकि हमारा जो समय बचेगा उस पर अपन और ज्यादा अभ्यास करेंगे। आप अपना लिखने में भी टाइम खराब कर देंगे तो इसका मतलब अपन ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। लिखने में टाइम खराब नहीं करें, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं पूरी की पूरी बातें लिखवाऊंगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको फटाफट लिखवा दूंगा, आधे अधूरे नोट्स, ऐसा लिखेंगे कि वापस आप पढ़ सकते हो आराम से। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। इधर देखो, इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, मुझे ये बताओ, लिखना कुछ नहीं अभी, अब समझना है। ये बताओ इसका मान कितना होता है? सबको पता है। मतलब इसका वर्गमूल का मतलब है ये किस संख्या का स्क्वायर है। कितना आंसर आया? 2। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका मान कितना है, ठीक है, ये पूछ लिया मैंने कि बताओ इसका मान कितना है। 841 अभी पढ़ा था कहीं पर, क्या था? 29 का। किसका मान होता है इसका? 29। अब देखो इधर, ये सब रूट के अंदर लिखा ना, अब इसके यहां लगा दिया माइनस, यहां भी क्या लगा दिया?
माइनस, और यहां भी क्या लगा दिया, माइनस। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन है और अंदर कौन सी संख्या है, नेगेटिव, तो ये अब ये संख्या क्या बन गई, काल्पनिक। यानी रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या होगी तो वो संख्या कौन सी कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है। तो सर इसका मान भी 2 ही होगा क्या, बताओ इसका मान कितना होगा, -√4 का मान। ऐसे नहीं -2 कर दो, नहीं, इसका मान क्या होगा, 2 आयोटा। इसका मान बताओ क्या होगा, 9 आयोटा, और इसका मान क्या होगा, 29 आयोटा। सर ये क्या है, इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं रूट के अंदर कभी भी, रूट के अंदर कभी भी, ये रूट है और उस रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या है तो उसका मान क्या होता है, आयोटा। ठीक है, इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, आयोटा। इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है ना, आई को इमेजिनरी में से आयोटा, यानी रूट के अंदर -1 का मान क्या होता है, आयोटा। अच्छा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूं तो, जब मैं आपको बहुपद पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा तो बताओ -1, रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -। अभी देखो वापस, मैंने अभी कहा बताओ रूट -9 का मान कितना होगा, बताओ 9 का मान 3 और -1 का मान आयोटा। ठीक है, मैंने कहा बताओ रूट -64 का मान कितना होगा, बताओ 64 का मान और इसके साथ में आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। बस इसी प्रकार से कोई भी संख्या लिख सकता हूं, -961 लिख दिया मान लो, तो बताओ इसका मान 961 किसका होता है, 31 का, 31 आयोटा। मैंने देखो यहां पर लिख दिया -11। ठीक है, बताओ 11 किसका वैल्यू होता है, किसी का नहीं होता है। तो सर इसको कैसे कर देंगे भाई, इसको सॉल्व, ये लिख देंगे √11, ऐसा कैसा, लेकिन इसका मान तो पता है ना, तो आंसर क्या हो गया, √11 आयोटा, लिख दीजिए इसे। कैसा, हाँ बिल्कुल, तभी तो आई लिखा। लिख दिया सबने, लिख दिया सबने। देखो पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन था ये था, निम्न में से लिख दो। लास्ट ईयर 3rd ग्रेड का पेपर जो था उसमें जो क्वेश्चन था वो मेरे पास है पेपर, ठीक है, उसमें लिखा है निम्न में से कौन सी, लिखो प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है। ये पूछा है कौन सी वास्तविक संख्या नहीं, हालांकि अभी तक मैंने पूरी संख्या बताई नहीं है, बट फिर भी आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना बस, ठीक है। आंसर कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है, जिन्होंने भी कर लेते हैं सोच लेना, कभी भी आंसर बीच में बोलेंगे नहीं, ताकि सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं कहूं कि भाई अब बताओ तो बताएं, जब ऑप्शन में लिख रहा हूं सीधा मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला पाई, ठीक है, आप भी लिख दीजिए, माइनस, दूसरा लिखा -1/√2, तीसरा ऑप्शन लिखा है -1/3 की पावर 1/2, और चौथा लिखा है -√4। निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है।
हो गया सॉल्व? किस किस ने कर दिया है? बहुत जनों का आंसर तो आ गया है। पूछा क्या है? निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? इसका मतलब क्या पूछ रहा हूं? कौन सी काल्पनिक संख्या है? बताओ इसमें से कौन सी काल्पनिक संख्या है? कौन सा ऑप्शन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बस ये इसका आंसर था। ये पिछली बार थर्ड ईयर के पेपर में पहला प्रश्न ये था। पूरे 30 क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक आएंगे लिखवाता रहूंगा बीच में, ठीक है। अब क्लास, जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो स्टूडेंट को ये इतना पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो स्टूडेंट को यदि याद था, पढ़ के गया, तो उसको पता है कि रूट के अंदर माइनस में संख्या, बाहर भले ही माइनस लिखा हो, ऐसा नहीं कि ये काल्पनिक संख्या, मैंने ऐसे तोड़ ली। मैंने परिभाषा क्या लिखा बताओ? ऋणात्मक संख्या वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर माइनस में ना तो काल्पनिक है। ये भले ही पढ़ा हो ना। पाई क्या होता है? 22/7। परिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या है, पढ़ेंगे आगे। माइनस 1/√2 ये भी क्या है? वास्तविक है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्या कौन सी है? रूट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे नहीं लिख सकता। ये तो हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 और रूट, इसका मतलब क्या होता है? रूट, ठीक है। लेकिन वो किस में है? बाहर माइनस है, अंदर थोड़ी है। ये अंदर माइनस होता तो ये भी काल्पनिक होती। समझ में आया कि नहीं आया? किस किसने कर दिया था? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। हटा दो इसे। अगला प्रश्न नेक्स्ट लिखेंगे। मुझे बताओ, ये तो अपने वास्तविक और काल्पनिक हो गया। उसके बाद मैंने शब्द कौन सा था? पूर्णांक। अगला शब्द क्या है? पूर्णांक। लिखो इंटीजर। इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर। अब ये सर इंटीजर क्या होता है? ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक है, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए सर, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब या तो वो नेगेटिव में हो सकता है, पूरा पूरा अंक चलेगा, चाहे माइनस में हो, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस में हो, ठीक है। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या। अरे साथ साथ लिखा करो, लिख ही नहीं रहे हो आप, बैठे हो। मैं बोल रहा हूं लिखना है, फिर बाद में लिखोगे। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या वो क्या होती है? इंटीजर होते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस में संख्या, जैसे माइनस में 3 हो सकता है, माइनस में 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते अनंत तक चले जाए, ये इन्फिनिटिव का साइन होता है। और इसी प्रकार से माइनस अनंत तक चले जाए, ठीक है, जहां तक ये सब के सब जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये इन्फिनिटिव का साइन है, इसका मतलब है माइनस अनंत, मतलब जहां तक मैं काउंट ही नहीं कर सकता हूं वहां तक पीछे चला जाऊं। और प्लस अनंत का मतलब है जहां कितनी भी अनंत तक, जैसे ऐसे मैं संख्या लिखते जाऊं, ठीक है, और ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, हजारों, 10,000, करोड़ों तक, ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर। नाम से क्लियर हो रहा है, पूर्णांक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूरा पूरा अंक का मतलब है पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दिया कि बताओ 2.7, 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इनमें से कौन से पूर्णांक नहीं है। तो बताओ ये पूरा पूर्णांक है क्या? नहीं है। ये 2.7 है सर, पूरा अंक कहाँ है? ठीक है, 3 क्या है? पूर्णांक है। 50 क्या है? पूर्णांक है। तो ये पूरा पूरा अंक होता है, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक के कितने भाग किए थे? पूर्णांक के कितने भाग किए? पहला, तो लिखो 1 नंबर, लिखें 1 नंबर। प्राकृत संख्या, लिखें 1 नंबर। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है लिख दीजिए। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो लिख दो जो 1 से प्रारंभ हो, जो 1 से प्रारंभ हो। जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, अप टू ये सीरीज चल रही है और ऐसे अनंत तक चल जाए तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा, सॉरी नेचुरल नंबर्स कहलाएगा।
लिख दिया। 2 नंबर क्या लिखवाया बताओ? लिख दो 2 नंबर भी। पूर्ण संख्याएं। 2 नंबर क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो लिखो जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो। जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। इसको W से डिनोट कर लेता हूं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक चलते जाए। लिख दिया ये? लिख दिया ये? कौन? कैसे होगा? क्यों हो जाएगी? क्या लिखा ऊपर? 1 से। तो 1 से तो उधर वाला कैसे होगा? 0 भी नहीं आएगा, 1 भी है। माइनस वाली तो कहां से आएगी? ये तो लिखा है ना, जो 1 से स्टार्ट, मैं ऐसे लिखता -1 से स्टार्ट होती, तो इसको अपन अलग होता कोई और ही। ठीक है, बताओ 3 नंबर क्या है? सम संख्या है। 3 नंबर क्या है? सम संख्या है। इवन नंबर। सम संख्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृत संख्याएं, ये भी प्राकृत संख्या ही होती है, लेकिन ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का भाग जाना चाहिए। नंबर, नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2, जिसमें 2 का भाग जाए। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। ठीक है, ये जैसे 2, 4, 6 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखो 4 नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं, ऑड नंबर क्या होगी बताओ? जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे 1, 3, 5 ऐसे। जीरो ना तो सम होता है ना विषम होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या में आता है क्या 0? आता ही नहीं ना। आज तक कभी किसी पेपर में पूछा गया है कि 0 क्या होता है? बताओ, ये लिख दिया सबने? अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हम लोगों ने कि भाई वास्तविक में काल्पनिक था। काल्पनिक का मतलब रूट के अंदर माइनस में संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 0 में हो। प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। सम का मतलब 2 का भाग जाना चाहिए, और विषम का मतलब 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं, आप बताना सही है गलत है। सुनना और सोच समझ के बोलना। मैं लिख रहा हूं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दोनों की परिभाषा दिमाग में आनी चाहिए कि प्राकृत क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे 4 स्टेटमेंट आ गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। सही है गलत? प्राकृत संख्या क्या होती है? और पूर्णांक माइनस वाली भी सब होती है, तो उसमें प्राकृत तो आ ही गए ना। उल्टा बोलूं तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत होती है। सर पूर्णांक में तो -5 होता है, वो प्राकृत होता है क्या? नहीं होता है। अरे समझ में आ रहा है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। नहीं है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे हो जाएगी? 0 होता है क्या?
नहीं होता। लेकिन उल्टा बोलूं तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। मैंने ऐसे कह दिया कि सभी काल्पनिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। गलत है, काल्पनिक तो अलग ही होता है, पूरा वो तो अलग ही सेगमेंट था, नहीं था। मैं ऐसे कह दिया सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अरे सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। डायग्राम याद होना चाहिए, पूरा जो डायग्राम बना रखा है ब्लॉक डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। मुझे ये बताओ, यहां पर ये लिखा, मैंने क्या बोला अभी? दशमलव किसका भाग है ना इसका। हाँ, ये इधर नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्या दशमलव संख्या होती, गलत है। लेकिन सभी दशमलव संख्या क्या है, और ये सभी क्या है, वास्तविक। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि दशमलव संख्या काल्पनिक होती है, नहीं सर, ये अलग ही भाग है। हाँ, ये इसका भाग है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? छोटी छोटी बातें देखो, अपने ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार आया ही था, तो ऐसे लॉजिक वाले भी थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए अगला बताओ, पॉइंट क्या था? हाँ, तो लिखो 5 नंबर। अभाज्य संख्या है। अभाज्य या फिर इसको एक और भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या। अभाज्य या फिर रूढ़ संख्याएं, जिसे बोलते हैं आप प्राइम नंबर। अभाज्य या फिर रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य का मतलब? नाम से क्लियर है, अभाज्य मतलब किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो किसी का नहीं मतलब किसी का तो जाएगा, किसका जाएगा? एक का या फिर खुद का। तो बस यही परिभाषा लिख लेते हैं, लिख दो। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। किन का बज रहा है मोबाइल भाई? क्लास में बज रहा है कि बाहर है? क्लास के अंदर मोबाइल को पति मोड में रखो, जैसे घर पे पति साइलेंट रहता है ना। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्लास में मोबाइल को पति मोड में रखा करो। लिख दिया आप सबने ये? अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और लिखवा देता हूं, या बना के लिखो। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। लिख दिया सबने? ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हो गई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2, या फिर उसमें खुद का और इसके अलावा किसी का भाग जाए ही नहीं। तो आप सभी लिखो, रब के अंदर लिखो, बाद में मैं लिखवाऊंगा। पहले आप खुद लिखें 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 से 100 तक पूरी लिखनी है कि ये अभाज्य संख्या होती है। परिभाषा आपको पता है, संख्याएं आपको 1 से 100 तक सबको पता है। 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती है। उस 100 में से कौन कौन सी अभाज्य होती है, रब में लिख दीजिए, बाद में मैं लिखवा दूंगा। पहले खुद लिख दीजिए, ताकि गलती होगी तो फिर काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। रब में तो काट छाट चढ़ेगी। जब भी मैं आपको क्वेश्चन कहता हूं
करने के लिए, तो उस समय करें, चाहे सही करें चाहे गलत करें, लेकिन करें जरूर सॉल्व। जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए वो सब अभाज्य देख लो। किस किसने लिख दिए हैं? सभी लिखें, 1-2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। लिख दिया सबने? चलो इधर देखो, अब नहीं लिखना, अब आप इधर देखो, समझना इसको, ठीक है भाई। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, इधर देखिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद का भाग जाना चाहिए और एक का, इसके अलावा किसी का नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखी, तो सबसे पहले लिखा अभाज्य संख्या में एक, सबसे पहले क्या लिखा, एक। किस किसने लिख दिया था, एक, ठीक है। तो देखो ये सब के सब गलत हो गया, एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, ठीक है। क्यों सर, एक में तो एक का ही तो जाता है। मैंने परिभाषा क्या लिखवाई, ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एक में बताओ किसका जाता है, एक का, और किसी का जाता है? तो फिर अभाज्य संख्या कैसे हो गई? 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, एक, इसमें तो एक का ही जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। नोट बना के लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, लिखो एक न तो अभाज्य संख्या है, एक न तो अभाज्य संख्या और नहीं संयुक्त संख्या है। संयुक्त का मतलब भाज्य। एक ना तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, एक न तो अभाज्य में आता और न भाज्य में आता, दोनों की परिभाषा में नहीं आता। तो आगे भी ये गलती नहीं करें, जब मैं आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखवाऊंगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताओ। किसी ने एक लिख दिया, काम खत्म। पिछले साल आपके पेपर में प्रश्न आया था, ठीक है, वो आया था किसका,
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उसमें था शायद 1 से या 21 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, एक सेकंड पेपर देखता हूं वापस कहां गया। देखो पिछली बार क्वेश्चंस था, ये देखो इसने पूछा, मतलब जिसको अभाज्य संख्या का नॉलेज नहीं है ना, नहीं कर पाएगा। तो मैंने 100 तक अभाज्य संख्या क्लास में पहले ही लिखवा देता हूं। प्रश्न आया 21 से 40, लिखना नहीं है, बाद में लिखाऊंगा जब प्रोबेबिलिटी बढ़ाऊंगा तब। 21 से 40 में से एक संख्या चयन करना और एक संख्या चयन करने पर उसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ। जिस स्टूडेंट को 21 से 40 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, यदि वो पता था, उसका आंसर था, गिन के सिर्फ भाग देना था। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आया। तो जिस स्टूडेंट को अभाज्य संख्या का नॉलेज नहीं है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये गलती अब नहीं करेंगे वापस। पिछली बार रीट के इसमें अभी सीटी का एग्जाम था, प्रश्न आया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। ठीक है, पटवार के अंदर प्रश्न आया 30 और 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। मतलब 1 से 100 तक अभाज्य यदि आपको याद है तो बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, और याद करने से ही होगा, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो एक नहीं होता, ध्यान रखना। उसके बाद एक नहीं, कुछ जिन्होंने एक लिख दिया तो वापस कभी एक अभाज्य संख्या में मत बोलना। ठीक है, उसके बाद एक लिखा, फिर लिखा 3। अच्छा, किसी ने 2 लिखा क्या? किस किसने 2 लिखा था? अच्छा, किस किसने 2 नहीं लिखा था? ठीक है, तो ध्यान रखना 2 अभाज्य संख्या होती है, ये भी लिखना था। जहां लिखना नहीं था, एक तो नहीं लिखना था, लिख क्या है। ठीक है, 2 लिखना था, लिखा नहीं, ध्यान रखना। दूसरा नोट यही लिखो, 2 एक मात्र, 2 बताओ सम है या विषम? तो 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 is only one even prime number। तो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, आगे कोई सम संख्या अभाज्य संख्या है ही नहीं। एक बार मैंने सीटेट के अंदर देखा था पेपर में, उसमें लिखा था निम्न में से कौन सा कथन सही है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा था, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सही या गलत? गलत। 2 क्या है? सम, फिर भी क्या है? तो ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना ऐसा। तो ये लिखा 2 एक मात्र क्या है? सम अभाज्य संख्या है। तीसरा नोट लिखेंगे, देखो इधर। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो अभाज्य संख्याओं में अभी लिखना नहीं, अब पहले देखना। अब जो आपने लिख रखा ना उसको चेक करना और कहां कहां आपने गलतियां की है। ठीक है, मैं यहां पर देखना, इधर अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने कहा कि भाई 1 से 10 तक अभाज्य संख्या लिख रहा हूं मैं, 1 से 10 तक। बताओ 1 से 10 तक में सबसे पहले, फिर और फिर सबने लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है, कितनी संख्या हुई? 4। 1 से 10 तक कोई पूछ ले, ठीक है। एक बार यही क्वेश्चन था सीटेट के अंदर, प्रश्न था निम्न में से अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही या गलत, ऐसा कुछ था। निम्न में से कौन सा कथन अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में सही या गलत। पहला स्टेटमेंट, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं 5 होती है। किसी ने 1 को काउंट कर दिया, उसकी सुविधा के लिए स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 होता ही नहीं है, तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4। या ऐसे लिखा होता है 1 अंक वाली अभाज्य संख्याएं 4 होती है। सही या गलत? सही है। कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, गलत है, ठीक है। तो ये 1 से, ठीक है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 26 होती है, गलत है, 25 होती है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे अपने को पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या लिखा इधर देखो, 1 से 10 तक कितनी होती है? 4। मैंने यहां पर वापस लिखा 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक। आप सबने लिखा है, 10 तक लिखा हुआ है, 10 के बाद में 11 लिखा, 13 लिखा, 17 लिखा, 19 लिखा, 4 ये कितनी हुई?
मैं पूछ लूं 1 से लेके 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक, 19 तो लिखा, उसके बाद में 23 और ये 29, 2 ये और 8 ये 10, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा भाई 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक, बताओ 30 तक तो लिखा है, 31 लिखा, 31 के बाद 37 लिखा, 39 लिखा, किस किसने 39 लिखा, हाथ खड़े करें। 39 किस किसने लिखा है, ठीक है। तो 39 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 13 का पहाड़ा याद नहीं है अपने को, यदि 13 का पहाड़ा याद होता तो ये 39 अभाज्य संख्या नहीं लिखते। 13 इंटू 3 39 होते कि नहीं होते हैं, तो इसमें 13 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, ठीक है, काम खत्म। 39 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, फिर 47, फिर 49, 49 किस किसने लिखा, किसी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, चलो बढ़िया, ये तो याद था, 7 का पहाड़ा याद है, ठीक है। ये कितनी संख्या हो गई, 5 और 10 15, तो 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो अपन 1 से डायरेक्ट में 75 पे चला जाता हूं, 1 से 75 पे, ठीक है। बताइएगा 50 तक तो लिख दिया, 50 के बाद लिखते हैं, 50 के बाद देखो आपने लिखा है 51, 51 लिखा नहीं लिखा, किस किसने लिखा, हाथ खड़े करें, ठीक है, एक और हाथ खड़े करें। 51 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 17 इंटू 3 51 होता है भाई, हाथ खड़े कर रहे हैं पीछे से, क्या सर मैंने भी लिखा है, तो भाई गलत है। 51 17 इंटू 3 51 होता है, तो अभाज्य संख्या नहीं होती है। 17 का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है भाई, जिसको नहीं याद है ना सब अभाज्य संख्या ही है, तो ध्यान रखना 53 होता है, ठीक है भाई। 51 वालों ने 57 तो फिर छोड़ा ही नहीं होगा, लिखा ही होगा, क्योंकि जब 51 लिखा तो 57 नहीं लिखना। 19 के पहाड़े में था भाई, 57 भी नहीं होता है, ठीक है। कौन सा होता है, 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71, 69 तो नहीं लिखा, 71 और 73, गिन लो कितनी हो गई, 6 मतलब 21। और उसके बाद में 1 से लेके 100 तक आ जाता हूं, 1 से 100 तक अभी बोला मैंने कितनी होती है, 25। इधर देखिए आपके तो ज्यादा ही आएगी, ठीक है। 75 तक तो लिख दिया, 75 के बाद में 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79, 81 तो नहीं लिखा, 83, 81 तो 9 का स्क्वायर होता है, 83। उसके बाद 87, 87 तो लिखा ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लिखा हो किसी ने। किस किसने लिखा, हाथ खड़े करें, अरे 87 वाला हाथ खड़ा करो। 87 भी 8 और 7 15, 3 के भाग से कट जाता है, 29 इंटू 3 87 होता है, ठीक है। 89 होता है, 91 होता है, 91 किसने लिखा, ये देखो इधर से हाथ खड़ा किया, नहीं लिखा, अच्छा ऐसे ही किया था आपने। 97 होता है, ये लिख दिया, 4 25 हो गया पूरा, लिख दो अब। तो ये 1 से 100 तक अभाज्य संख्या सबको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 25, ठीक है। अपने पेपर में प्रश्न आया था क्या, 21 से 40 तक अभाज्य संख्या, 21 से 40 तक संख्याओं में से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। इधर देखो बता देता हूं, बाकी बात पढ़ेंगे। प्रश्न ये था अपने पेपर में 3rd ग्रेड पिछली बार, कितना आसान क्वेश्चन था, स्टूडेंट को नॉलेज है ना, मैं कह रहा हूं ना, जो मैंने पढ़ाया उससे सब प्रश्न बने थे, बस उसका एप्लीकेशन तो आना चाहिए। प्रश्न आया 21 से 40 तक संख्याओं में से एक संख्या चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। पहले तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए प्रायिकता का मतलब अनुकूल घटना बट्टा टोटल घटना, अनुकूल बट्टा टोटल, इतना तो याद आता था। तो अनुकूल मतलब जो चाहिए वो, और बट्टा में टोटल। पहले तो बताओ 21 से 40 तक संख्या है, 21 से 40 तक 4 ही संख्या होती है। मैं पूछ रहा हूं 21 से 40 तक संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अभी मैं संख्या बोल रहा हूं, अभाज्य संख्या थोड़ी बोल रहा हूं भाई। मैं पूछ रहा हूं 21 से 40 तक संख्याएं, तो कुल घटनाएं कितनी हुई, उसमें से अभाज्य कितनी है, 21 से 40 में गिनना। 21 मतलब यहां से स्टार्ट है ना, 1 2 3 4, 4 ही है, ये लिखा 4। सॉल्व करूं, 1/5 ऑप्शंस था, बस ये इसका आंसर था। फिर भी पिछली बार सीटें खाली रही, पता है, हाँ ऑप्शन था 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, आंसर 1/5। फिर भी पिछली बार सीटें खाली रही, पढ़ के जाते नहीं स्टूडेंट,
स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए भाई 21 से 40 मतलब 20 संख्या है और ऊपर अभाज्य कितनी है गिन लेता। अब किसी ने गलती से, ठीक है, किसी ने 39 गिना, उसकी सुविधा के लिए या 5 लिखता, सरल करता तो 1/4, ऑप्शन पहला ही ये दे रखा 1/4, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनको। सब तरह के ऑप्शन थे सुविधा अनुसार। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये लिख दिया सबने। तो इस पे अपन कल और पढ़ेंगे, कंटिन्यू इसी में अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।